नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अक्सर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन और नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जो दोस्तों क्लास 11 फिजिक्स का है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से क्या आप समझते हैं? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स मतलब, थर्मो मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन। डायनेमिक मतलब होता है मोशन या फ्लो करना। तो फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। इसी में हम दोस्तों चैप्टर में फ्लो ऑफ हीट के बारे में, क्या क्या हीट से क्या एनर्जी क्रिएट होती है, कौन कौन सी बनती है, कौन कौन सी निकलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट और सब कुछ इसमें डिटेल में बात कर रहे होंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पहले फोटो को सेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम हमारा काम क्या है? बेसिकली वही काम है, पहले ताला को तोड़ते हैं, फिर जादू से ही हम इसे जूम कर लेंगे। और ये देखिए जूम हो गया। आइए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स, आई होप नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा पेन की स्ट्रेंथ को बढ़ा लें उसकी थोड़ा सा, जिससे दिखने लगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओ माय गॉड, समझिए अब दिख रही है। आई होप अब दिख रही होगी। हाँ दोस्तों, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या किसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहला पॉइंट दिख रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। व्हेन पीवीईटी, पीवीटी क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड मोल्स आर कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विद टाइम। क्या बोला? जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, मोल सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे और चेंज ना हो टाइम, जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके अनुसार वो चेंज ना हो, बने रहे, जो जैसे इनिशियल थे वैसे फाइनल में रहे, तो वो हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? A body is said to be thermal equilibrium with its surrounding if, अगर, if it's insulated completely। दोस्तों अगर हम किसी भी बॉडी को एक इंसुलेटेड सिस्टम में रख देते हैं, इंसुलेटेड सिस्टम क्या होता है बेसिकली दोस्तों? उसके पास वहां पे ना प्रेशर है, मतलब जितना पहले प्रेशर था उसी में है, एक एग्जॉस्ट सिस्टम बना दिए हैं, उसी में रख दिए हैं। ठीक है। तो वो हो जाता है कौन सा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है बॉडी। समझ गए? जैसे देखिए एक इंसुलेटेड बाउंड्री बनाया, क्या मान लीजिए एक दीवार है, चारों तरफ दीवार बना दी, एक इंसुलेटेड बॉडी, उसके अंदर मास रख दिया कुछ, और वहां पे पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल कंडीशन पे लगता है दोस्तों। यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कोई हीट नहीं एक्सचेंज होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये एडियाबैटिक की बात हो गई यहाँ पे। समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं क्या। टू बॉडी इन कॉन्ट्रैक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो बॉडी कब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? मान लीजिए मेरा हाथ, एक बॉडी है, मेरा दूसरा हाथ दूसरी बॉडी है, तो यहाँ पे ये दोनों कब एक थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? मान लीजिए ये मेरा हाथ गर्म है और ये ठंडा है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इससे ऊपर टच कर दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद समय देखेंगे, आफ्टर सम टाइम्स ये थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, ना तो हीट एक्सचेंज होगा ना तो हीट लॉस होगा। तो एग्जैक्टली वही बने रहेगा। समझ रहे हो? यही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसे भी देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक बाउंड्री है, उसमें सेपरेट कर दिए गए हैं P1 V1 T1, यहाँ पे P1 V1 T1 लिया है और यहाँ पे P2 V2 T2 लिया है। अब जब उसे एक बाउंड्री से कनेक्ट करा देंगे तब वहां पे देखेंगे आफ्टर सम टाइम वो T1 बराबर T2 हो जाएगा। समझ गए? वही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो बोथ बॉडी बिकम्स थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये कैसा कंडक्टिविटी होगा? डाइथर्मिक मूवेबल होगा दोस्तों, मूवेबल होगा। ठीक है। हीट विल फ्लो अंटिल द बोथ गैसेस हैव सेम टेम्परेचर। हीट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। समझ गए? देखिए दोस्तों, हीट और टेम्परेचर अलग अलग बातें हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो गलत कर देंगे।
एक मिनट दोस्तों, माइक को सेट कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब एक नए लॉ की बात करते हैं जिसका नाम है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या होता है दोस्तों? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? जैसे एक सिस्टम है, एक सिस्टम ए और बी और उसका बाउंड्री वॉल से सेपरेट किया गया है सी। अब उसमें कंडीशन दिया गया है क्या? अगर ए सी इज केप्ट इन कांटेक्ट आफ्टर सम टाइम ए सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है दोस्तों? मान लीजिए उसने बोला कि टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ बी। क्या बोल दिया मैंने? आइए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो मैं वहाँ सिस्टम बनाया था यहाँ पे भी बना देता हूँ, जिससे आप लोग को समझ में दिक्कत ना आए, समझ में आ जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, अरे यार एक तो ये जब होता नहीं ना दिक्कत हो जाता है दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस। लेट्स मेक अ बाउंड्री वॉल। रेक्टेंगुलर स्लैब बन गया दोस्तों, और यहाँ पे ये कैसा बना है बॉडी, ठीक है समझिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑफ ए बराबर है टेम्परेचर ऑफ बी के। टेम्परेचर ऑफ ए बराबर है टेम्परेचर ऑफ बी के। दूसरा टेम्परेचर है टेम्परेचर ऑफ बी बराबर है टेम्परेचर ऑफ सी के। टेम्परेचर ऑफ बी बराबर है टेम्परेचर ऑफ सी के। फिर देन पूछेगा रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी। तब टेम्परेचर ऑफ ए और सी के बारे में बताइए। तब यहाँ पे ये बोलता है कि जैसे कि सिंस आप जानते हो टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ बी है, टेम्परेचर ऑफ बी बराबर टेम्परेचर ऑफ सी है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ सी के भी। यही जीरो लॉ बोलता है बेसिकली। आई होप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, वैसे both A and C are in contact after some time B and C will be in thermal equilibrium. Temperature of B and C are equal, so temperature of A also and B equals. समझ गए? मैं वहां पे C के लिए लिए, वहां पे उसने B के लिए किया है। आई होप, चलिए आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओ माय गॉड, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं दोस्तों। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डील करेंगे जिसको टोटल काइनेटिक एनर्जी जितना होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही इंटरनल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होता है। तब जिन दुनिया तमाम के जितने उसके अंदर फोर्सेस होंगे, जितना एनर्जी होगा, सारा का सम वही होता है इंटरनल एनर्जी दोस्तों। हम आपको पहले भी बढ़ा के आए हैं, ठीक है, जब हम केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, समझिए। अब यहाँ पे देखिए, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nRT। यहाँ पे F क्या होगा? F दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में। R जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 8.31 होता है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी का केस है तो वहाँ पे 8.31 होता है। और डेल्टा टी टेम्परेचर, N जो होता है आपका मोल होता है। आइए बात करते हैं आगे। फॉर आइडियल गैस एट रेस्ट नो एक्स्ट्रा एनर्जी। फॉर आइडियल गैस एट रेस्ट नो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होता। जैसे कि टोटल एनर्जी बराबर होता है इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक। टोटल एनर्जी बराबर होता है इंटरनल एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के। आई होप यू गॉट इट। समझ गए? जो टोटल एनर्जी होगा वो बराबर होगा किसके? उसके इंटरनल एनर्जी के, और इसका इंटरनल एनर्जी बराबर होगी किसके? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आइए आगे बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, आप कमेंट डाउन करिएगा, हम बेसिकली उसे हम दूसरे वीडियो में समझाने की, डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा। चलिए आइए बात करते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है? नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल गैस में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें फिर कोई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होगा। आइए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से यहाँ पे बात करेंगे, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक की।
मोनो एटॉमिक जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितना होता है? 3 होता है, अगर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को वाइब्रेशनल छोड़ दें तो। डाई डाई एटॉमिक का होता है जैसे O2, N2, H2, ये किसका होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, अगर वाइब्रेशनल एनर्जी होता है उसमें छोड़ देते हैं होता है। ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में वाइब्रेशनल एनर्जी को निग्लेक्ट ही किया जाता है, अगर वाइब्रेशनल एक्सेप्ट अगर उसमें आ जाता है तो वहां पे ऐड हो जाएगा, +2 ऐड कर देना है बस। समझ गई? आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं पॉली एटॉमिक की। पॉली एटॉमिक जैसे कि SO2 होता है, CO2 होता है, CH4, ये सब इसका पॉली एटॉमिक आ गया तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6 होगा दोस्तों। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे किसकी? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एवरेज associated with each degree of freedom of molecule is हाफ के टी। हाफ के टी, ये के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया तब एन बाई एफ, एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा टी हो जाएगा या टी हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा यू बराबर डेल्टा के ई और बराबर होता है एन एफ बाई टू आर टी। क्या होता है? डेल्टा यू बराबर डेल्टा के ई बराबर एन बाई एन बराबर, ओके एक मिनट दोस्तों, इंटरनल एनर्जी जो होता है बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, बराबर होता है एन एन एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी होता है दोस्तों। ठीक है, जो डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है दोस्तों। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए आगे बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे दोस्तों। आइए बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है दोस्तों? स्पेसिफिक हीट, इसका डिफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से जो एनर्जी का जो टेम्परेचर से राइज करेंगे वही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट दोस्तों। ठीक है, जो कि हम पिछले वीडियो में बात करके आए हैं। अब इसका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से C बराबर होता है, कैसे होता है? यहाँ पे C बराबर इसको लिख सकते हैं सी, ओके यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हाँ एक मिनट, नेक्स्ट पेज ही क्यों ले रहे हैं हम? ये वाला पेज ही ले लेते हैं, इस पेज पे ही तो हो जाएगा। हाँ हाँ दोस्तों, इस पे बात कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत, एक मिनट दोस्तों। हाँ अब यहाँ पे बात करेंगे। वहां पे लिखा फॉर्मूला Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, क्या है? एम सी डेल्टा टी, या हम C की जगह स्मॉल c है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम C की जगह S ले लेते हैं तो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, S क्या है? स्पेसिफिक हीट। S क्या है? स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे S बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी। तो यूनिट मास यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने पे जो अमाउंट एनर्जी इंक्रीज हो रहा है वही होता है स्पेसिफिक हीट। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अब इसी का फॉर्मूला बन गया था यहाँ पे Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी दोस्तों। ठीक है, अगर नम एन मोल ले लिया है तो वहां पे नंबर ऑफ मोल क्या होगा? और प्लेस C इक्वल टू क्यू बाई क्यू अपॉन में एन इंटू टी हो जाता है। C बराबर हो जाता है Q अपॉन में एन इंटू टी हो जाता है। यहाँ पे Q क्या है? एनर्जी है। N क्या है? मोल है। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर है। अब अगर ये क्या है? कैपिटल सी की बात है। अगर कैपिटल सी और स्मॉल सी में रिलेशन पूछा है, ये कैपिटल सी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? ये सी, कैपिटल सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यहाँ पे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कैपिटल सी और स्मॉल सी में रिलेशन क्या है? कैपिटल सी बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास इंटू सी दोस्तों। क्या है? कैपिटल एम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है?
मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास है बेसिकली, कैपिटल सी इंटू स्पेसिफिक हीट। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड दोस्तों। इसमें एक ग्राफ बना है दोस्तों, ये देखिए पी और वी का। अगर आइसोकोरिक पे वॉल्यूम, आइसोकोरिक है तो मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क बराबर होता है, वर्क बराबर होता है, फॉर्मूला कहता है पी, सॉरी, पी इंटू डेल्टा वी होता है, पी इंटू डेल्टा वी। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हम इसको लिख के रहेंगे। वर्क बराबर होता है पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है, पी इंटू डेल्टा वी होता है दोस्तों। अब डेल्टा वी क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है। तो वर्क भी बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ गए होगे, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। अब सी सीवी और सीवी की बात करते हैं, सीवी और सीपी की बात करते हैं। सीपी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे तब सीवी आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सीवी बराबर होता है क्यूवी अपॉन में एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। क्यूवी जो होता है एन सीवी डेल्टा टी हो जाता है दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात किया गया है दोस्तों। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ सीपी। एक मिनट, सी, पता नहीं दोस्तों मेरा पेन ना आजकल धोखा दे रहा है मुझे। खैर, सी पी बराबर क्यू पी कौन में एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ से क्यू पी बराबर, अरे चल जा भाई, हाँ चल नहीं रहा है। क्यू पी बराबर एन, एन, एक मिनट, चला के ही रहूंगा मैं चाहे जो हो जाए। एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे आते हैं तो क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे जब मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले ताला को तोड़ेंगे और फिर जादू से इसे जूम कर लेंगे दोस्तों। लीजिए जूम हो गया है, तो आइए बात करते हैं। सीपी और सीवी में रिलेशन या डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। सीपी सीवी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सीवी बराबर होता है एफ बाई टू इंटू आर होता है। सीपी का बराबर, सीपी बराबर एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर होता है दोस्तों, प्लस वन इंटू आर होता है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। हम्म, आगे मूव करते हैं दोस्तों, आगे मूव करते हैं। मेयर्स फॉर्मूला की बात करते हैं। मेयर्स फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। ये मेयर्स फॉर्मूला होता है दोस्तों, सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। ऑलवेज इफ मोलर स्पेसिफिक हीट, बट अगर मास दिया रहे तब, अगर मास दिया रहे तब वहां पे सीपी माइनस सीवी आर बाई एन हो जाता है दोस्तों। सीपी बाई सीपी माइनस सीवी बराबर आर बाई एम हो जाता है। एम क्या है? मोल, एम क्या है? मास होता है, मोलर मास या एम मास हो गया। समझ गए? आई होप समझ गए हो गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या है? अब रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी में देखो दोस्तों, गामा बराबर होता है सीपी बाई सीवी। गामा बराबर होता है सीपी बाई सीवी। गामा क्या होता है? गामा दोस्तों ये अलग होता है हर एक, मोनोटॉमिक के लिए अलग होता है, डाइटॉमिक के लिए अलग होता है, डिग्री और पॉलीटॉमिक के लिए अलग होता है दोस्तों। सीपी बाई सीवी। अब गामा बराबर इसको लिख सकते हैं वन प्लस टू बाई एफ। अगर गामा मिक्सचर पूछा जाए, गामा मिक्सचर पूछा जाए दोस्तों, इसका नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखते हैं गामा मिक्सचर। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, हाँ गामा मिक्सचर का फॉर्मूला लिखते हैं। गामा मिक्सचर बराबर होता है वन, एक लिख जा भाई,
वन, एक मिनट दोस्तों, मेरा फोन आई थिंक हैंग हो रहा है। वन प्लस क्यू बाई एफ मिक्सचर होता है। क्या होता है? 1 + n/2 मिक्सचर होता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, समझ गए। अगर गामा मिक्सचर निकालना हो तो 1+2/f मिक्सचर होता है। अब एफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे दोस्तों? एफ मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। एफ मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। N1 क्या है? N1C1 प्लस N2C2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 दोस्तों। ये आपका गामा मिक्सचर का फॉर्मूला हो गया। C1 क्या है दोस्तों? यहाँ पे C1 जो होगा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट वॉल्यूम पे दिया रहेगा, और C2 क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे दिया रहेगा। वहां पे जब गामा मिक्सचर की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो सॉरी, एफ मिक्सचर का जब निकाल लेंगे तो वहां पे एफ मिक्सचर की जगह वैल्यू रखेंगे तो गामा मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। आई होप समझ गए होगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था मोनो एटॉमिक का कम होता है, फिर डायटोमिक के फॉर्म। मोनो एटॉमिक कितना था? 3 था। डायटोमिक का कितना था? 5 था। डायटोमिक का कितना था? 5 था। और पॉलीटॉमिक का कितना था? 6 था। यही तो था ना? कहीं भूल तो नहीं रहे हो? यही तो था ना? 3 था। और डायटोमिक का कितना था दोस्तों? डायटोमिक का 5 था, पॉलीटॉमिक का 6 था। कितना था? 6 था। आई होप समझ गए होगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आ गया है तो यहाँ पे जब रखेंगे तो मोनो एटॉमिक का गामा ज्यादा आएगा। गामा ज्यादा है, मोनो एटॉमिक का आएगा दोस्तों। गामा कैसे निकलते हैं? सीपी अपॉन में सीवी रख देंगे तो गामा आ जाएगा। गामा मोनोटॉमिक का सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद डायटोमिक का, तब इसके बाद आता है पॉलीटॉमिक का। गामा मोनोटॉमिक का 1.6, डायटोमिक का 1.4 और ट्राइटोमिक का 1.3 होता है। आइए इन टर्म्स गामा इन टर्म्स ऑफ सीवी के टर्म में देख लेते हैं। अगर सीवी बराबर होता है आर बाई गामा माइनस वन, अगर एन मोल दिया है, एन मोल के टर्म में दिया है, ये एक मोल के लिए, एन मोल के लिए एन आर गामा माइनस वन होता है। ऐसे सीपी के लिए देखेंगे, गामा आर एक मोल की बात कर रहे हैं, गामा आर गामा माइनस वन। अगर एन मोल है तो एन गामा आर गामा माइनस वन हो जाता है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए गामा, वही गामा मिक्सचर का फॉर्मूला है, सीपी मिक्सचर कौन में सीवी मिक्सचर, तो गामा मिक्सचर 1+2/f मिक्सचर। एफ मिक्सचर का फॉर्मूला दिया N1F1 सॉरी N2F2 अपॉन में N1+N2 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है दोस्तों, एक मिनट मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ। तभी तो मैं कहूँ मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। वेट मिनट दोस्तों, इसका F1+F2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। इट्स माय फॉल्ट दोस्तों। F1 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। F2 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। N1 क्या है? मोल 1। N2 क्या है? मोल 2। आई होप समझ गए होगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर सीपी मिक्सचर दिखा, सी मिक्सचर दिखाना है तो N1C1 प्लस N2C2 अपॉन में N1+N2। वहां पे मैं सी मिक्सचर का फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। अगर गामा मिक्सचर लिखते हैं तो N1CP1 प्लस N2CP2 अपॉन में N1CV1 प्लस N2CV2। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब सीपी और सीवी के टर्म में पूछा जाए तो। N1CP1 प्लस N2CP2 अपॉन में N1CV1 प्लस N2CV2, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। समझ गए? कोई बात नहीं। जैसे मेरा नाम अभिषेक भी है और राजा बाबू भी है, तो दोनों यूज हो सकता है दोस्तों। घर वाले जैसे उनको आदत हो गई है कॉल करने के लिए राजा बाबू, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या बुलाएंगे? अभिषेक बुलाएंगे। ठीक दोस्तों, वैसे अलग अलग फ्रेंड सर्कल जब बढ़ते जाओगे तो नाम भी अलग अलग होते जाएंगे दोस्तों। कोई आपको दीवाना बोलेगा, कोई मजनू बोलेगा, और कोई और समझेगा, कोई कुछ समझेगा। तो समझने दो, सबको अपने अपने हिसाब से समझने दो। लेकिन हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं, वर्क इन थर्मोडाइनमिक की बात करते हैं। वर्क इन थर्मोडाइनमिक की बात करते हैं, कैसे काम होता है जब थर्मोडाइनमिक में वर्क होता है। वर्क बराबर होता है इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल पी इंटू डेल्टा वी। ऑलवेज करेक्ट। ये कैसा है? हमेशा करेक्ट है दोस्तों। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है,
प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक कंडीशन है, तब वहां पे वर्क बराबर पी इंटू डेल्टा वी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोस्तों। पी बराबर डेल्टा वी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पीवी का जब रिलेशन निकालोगे वी वन अपॉन में, क्योंकि टेम्प वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, पी वन अपॉन में टी वन बराबर पी टू अपॉन में टी टू, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है दोस्तों। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से अगर चूक हुआ, समझ लीजिए गड़बड़ हो गया वहां पे दोस्तों, या तो थर्मोडाइन यहाँ का याद कर लीजिए या तो वहां का याद कर लीजिए। यहाँ का फिजिक्स वाला याद करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिजिक्स वाला याद करेंगे तो केमिस्ट्री वाला उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप दोनों याद कर सकते हैं तो देन यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेट्स मूव, आगे बात करते हैं। वर्क बराबर पी इंटू डेल्टा वी की बात करते हैं। फिलहाल मुझे दोनों याद है तो मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। ठीक है। डेल्टा वी बराबर होता है, डेल्टा वी क्या होता है? पॉजिटिव। डेल्टा वी क्या है? पॉजिटिव। अगर चेंज इन वॉल्यूम क्या है? पॉजिटिव। वर्क क्या है? पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द गैस ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा दोस्तों। वर्क कब पॉजिटिव आएगा? जब डेल्टा वी पॉजिटिव आए, या वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस दोस्तों। ठीक है। बाय द गैस, जो गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है वो वर्क होगा तो वहां पे पॉजिटिव आएगा, समझ गए। यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन मतलब बढ़ेगा दोस्तों, बढ़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा वी अगर निगेटिव आ गया, मान लीजिए डेल्टा वी क्या आ गया? निगेटिव। कंप्रेशन की बात कर लिए तो वर्क कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। और वर्क निगेटिव आया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम पे वर्क मतलब एनर्जी देंगे तब जाके वो काम करेगा, समझ गए। अगर अपने आप से एनर्जी निकल रही है, अपने आप से वो वर्क हो रहा है, तब वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाता है। अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तब वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। आई होप समझ गए हो। कंप्रेशन और एक्सपेंशन से याद कर लीजिए। एक्सपेंशन हो रहा है जब ऐसे वॉल्यूम को फुला रहे हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव हो रहा है। अगर उसे पचका रहे हैं या हवा निकाल रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, समझिए। आई होप समझ गए होगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड दोस्तों। आगे बात करते हैं नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट कितने का नोट है? 2000 का नोट है। ये देखिए, जैसे कि मोदी जी ने बंद कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। इफ पी इज एन एटीएम लीटर, अगर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, भले ही मोदी जी नोट 2000 का बंद किए हैं लेकिन यहाँ पे काम आएगा। ये नोट पॉइंट काम का है, ये फालतू नहीं है दोस्तों। पी, अगर प्रेशर जो है एटीएम लीटर में दिया है, प्रेशर प्रेशर कितने है? प्रेशर जो है एटीएम लीटर में दिया हुआ है, तब देन वी मल्टीप्लाई 101.5, यह सीधा अप्रोक्स ले लेना दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे? अगर एटीएम लीटर में आ रहा है, जैसे पी इंटू डेल्टा वी करोगे तो वहां पे ये प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम क्या है? लीटर क्यूब में है। तो यहाँ पे लीटर क्यूब में आ जाए तो यहाँ पे 101 से मल्टीप्लाई, 101.5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट 100 अप्रोक्स आंसर निकालना है तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जादू, अप्रोक्स, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। वर्क डन पीवी कर्व। वर्क डन पीवी कर्व एक ग्राफ है पी और वी का। अब इसमें वर्क कैसे निकालेंगे दोस्तों? जैसे वर्क अभी हम लोग पढ़ के आए, वर्क इंटीग्रेट होता है, वर्क बराबर होता है इंटीग्रेशन पी इंटू डेल्टा बी होता है। अगर जहां इंटीग्रेशन होता है जहां, तो उसके अंदर जो एरिया होता है, इसके अंदर जो एरिया कवर होगा दोस्तों, ये जो एरिया कवर कर रहा है यही तो होगा एरिया अंडर पीवी कर्व। वर्क बराबर क्या होता है? एरिया अंडर पीवी कर्व, समझ गए। वर्क इज अ पाथ डिपेंडेंट दोस्तों। वर्क कैसा होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है। सो सो वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझ गए क्या बोल रहा है? वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है दोस्तों, वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है। लंबे रास्ते से जा रहा है तो ज्यादा काम होगा, छोटे रास्ते से जा रहा है तो कम काम होगा, समझिए। एक पहले हम लोग क्या करते थे दोस्तों, बचपन की बात बता रहे हैं। हम लोग को स्कूल जाना होता था मेन रोड से, ऐसे घूम घूम के गली गली से, गली गली से तक जाना होता है। और एक होता है शॉर्टकट रास्ता। अब हम लोग का गांव जो है, हम लोग का जो स्कूल था वो गांव में था। तो जो गांव में था दोस्तों वहां पे खेत वगैरह होता है। एक डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता था, खेतों खेत पकड़े सीधा निकल जाओ स्कूल। और एक था रास्ता वाला, आप इधर से मुड़ा उधर से मुड़ा फिर उधर से आके स्कूल पहुंचा, समझिए। समझे कि नहीं? आई होप अगर समझ गए हो तो बढ़िया बात है। अगर मान लीजिए दूर से जा रहे हैं तो वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, अगर सीधा जा रहे हैं वर्क कम करना पड़ रहा है, समझिए। वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, सो वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क जीरो नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा।
जैसे यहाँ पे देखिए 3 रास्ते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है। स्कूल तो हर एक बच्चा जाता है, गया ही गया होगा बचपन में, समझ गए? तो ये आपका घर है और ये बी पॉइंट आपका स्कूल है। अगर ए से बी के लिए अगर यहाँ पे मान लीजिए रोड से होते हुए निकल रहे हैं, मौसी के घर से होते हुए पहुंच रहे हैं, फलाना ढिकाना होते हुए बुआ के घर होते हुए पहुंच रहे हैं स्कूल, तब ये आ जाएगा आपका ये आपका रास्ता आ जाएगा वर्क डन फर्स्ट। तो यहाँ पे वर्क ज्यादा हो गया। अब एक रास्ता मैंने ये चूज किया है कि ये मैं खेत से ही निकलूं, खेत से ही निकल जाऊं और सीधा पहुंच जाऊं खेत से, खेतों खेतों में पहुंच जाऊं स्कूल सीधा, ये वर्क डन सेकंड। और एक रास्ता हो गया एरोप्लेन वाला मस्त दोस्तों, एरोप्लेन से गया कुछ से पहुंच गया और यहाँ पे हो गया हेलीकॉप्टर मेरे घर से उठा और मैं हेलीकॉप्टर से अपने स्कूल में पहुंच गया। और वो सपनों में होता है दोस्तों बेसिकली। तो ये आ गया वर्क डन थर्ड वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, तब थर्ड, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बात करते हैं दोस्तों, वर्क इज नॉट अ स्टैटिक स्टेट फंक्शन। क्या बोल दिया? वर्क पास्ट फंक्शन होता है तो स्टेट फंक्शन होगा नहीं दोस्तों। वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो बता ही दिया, ठीक है। हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आ गई, वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क बराबर एरिया अंडर साइकिल्स। लेकिन 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 अगर दोस्तों वर्क साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब जिस तरफ समय चलता है उससे हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव आएगा। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वर्क कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। आई होप समझ गए हो गए। आगे बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी बेसिकली डिफाइन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इंटरनल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एफ एफ यहाँ पे इसे लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी F/2 एन। यार एक तो ना पेन जब नहीं चलता है मेरा, सर ऐसा ऐसा क्या ही बोलूं, बहुत बहुत बुरा आ रहा है शब्द, लेकिन बोलूंगा नहीं, जाने दो। आप लोग स्टूडेंट हो नहीं तो क्या बोले, F/2 एन आर डेल्टा टी, समझ गए? एफ क्या है? डिग्री फ्रीडम। एन क्या है? मोल है। आर जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर होता है दोस्तों। इंटरनल एनर्जी दोस्तों स्टेट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है। ये पाथ फंक्शन नहीं होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। डेल्टा यू इज पाथ डिपेंडेंट। कैसा होता है दोस्तों? पाथ पे डिपेंड करता है। ओ सॉरी सॉरी, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तभी तो मैं कहूँ क्या मैं बोल गया हूँ। डेल्टा यू जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों। पाथ कैसा? इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। डेल्टा यू इज इनक्लोज सिस्टम, इज इनक्लोज सिस्टम या साइक्लिक सिस्टम में कैसा होगा? जीरो हो जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए दोस्तों। आइए बात करते हैं, एक यहाँ पे देखिए पीवी कर्व, पीवी ग्राफ, वहां पे ग्राफ दिया है पी और बी। यहाँ पे देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब स्कूल जाने का 3 रास्ते फिर से हो गए दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है खेतों खेतों से चले जाइए। दूसरा पॉइंट है पहले मौसी के यहाँ फिर बुआ होके यहाँ होते हुए फिर स्कूल जाइए। और थर्ड पॉइंट है हेलीकॉप्टर से आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से पहुंचाया जा रहा है। तब इस केस में वर्क डन जो होगा सेकेंड का ज्यादा आएगा क्योंकि उसका ज्यादा हो रहा है, फिर फर्स्ट का होगा तब थर्ड का होगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी तीनों का सेम होगा दोस्तों, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है दोस्तों, वो कांस्टेंट होता है, पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, वो एक ही का सबका होता है। फर्स्ट वर्क इंटरनल एनर्जी फर्स्ट बराबर इंटरनल एनर्जी सेकंड बराबर इंटरनल एनर्जी थर्ड। हाँ दोस्तों एक ही क्वेश्चन यहाँ से एक चोरी और आ गया था दोस्तों, जो मैं गलत करवा दिया था। मतलब अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इसी में दोस्तों। इसी में पूछा जाएगा जी की वैल्यू, वर्क वैल्यू। अगर वर्क की वैल्यू वर्क की वैल्यू जब वहां पे जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा दिए हैं दोस्तों, वहां पे नहीं शायद बताए हैं, वो जब जी की वैल्यू जो होगी, जी यहाँ पे दिया रहे, तब वहां पे वर्क डन फर्स्ट बराबर हो जाएगा वर्क डन सेकेंड। तो बेसिकली दोस्तों वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आ जाएगी तो वहां पे वर्क डन फर्स्ट बराबर वर्क डन सेकेंड। अरे यार ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको बोल दूंगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर जहां पे जी की वैल्यू आ जाए, जी की वैल्यू आ जाए जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाए, तो वहां पे वर्क डन फर्स्ट बराबर वर्क डन सेकंड बराबर वर्क डन थर्ड। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, समझ गए?
आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी का टर्म। इंटरनल एनर्जी F/N/F/2 R डेल्टा टी, या एन, इसी को अगर हम यहाँ पे एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डेल्टा यू बराबर हो सकता है एफ। एफ आगे क्यों नहीं बढ़ता है यार, सोचो इतना लिखा जाता है और फिर उसके बाद लिखाता नहीं है यार, कैसी वाहियात बात हो गई है। एफ बाई टू इंटू पी इन वी, समझे। एनआरटी को पीवी लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि पीवी इक्वल टू होता है एन आर डेल्टा टी, ये होता है कि नहीं, ये होता है ना। अब एनआरटी की जगह पीवी लिख सकते हैं कि नहीं, यही तो लिखा है यहाँ पे देखिए, F/2 पी डेल्टा डी होता है। अब इसी को अगर सीवी के टर्म में लिखा जाता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ जाए तो एनसीवी डेल्टा टी की बात करेंगे दोस्तों, एनसीवी डेल्टा टी की बात करेंगे दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे आइसोब्रोरिक, चाहे असिक्रोरिक, चाहे एडियाबैटिक, चाहे असोथर्मल हो, चेंज इंटरनल एनर्जी NF/2 R डेल्टा टी होता है दोस्तों, समझ गए। किसी भी प्रोसेस के लिए वो ऐसे ही सेम रहेगा, लेकिन आइसोथर्मल में जीरो हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर सेम कर दोगे तो जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा तो वहां पे इंटरनल एनर्जी जीरो हो ही जाएगा। अभी आगे बात कर रहे होंगे। डेल्टा यू बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी की बात कर रहे हैं दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टू नेक्स्ट पेज। जब नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों, जब नेक्स्ट पेज पे आते हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम ताला को तोड़ेंगे और जादू से इसे जूम कर लेंगे। लीजिए जूम हो गया है। अगर जूम हो गया है तो आइए बात करते हैं किसकी, हीट। एक नया टर्म आ गया है इंटरनल एनर्जी से हट के, हीट। हीट क्या होता है दोस्तों, क्यू जो होता है पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क की तरह ये भी पाथ डिपेंडेंट होता है। क्यू साइक्लिक प्रोसेस में जीरो नहीं होता है दोस्तों। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। स्पेसिफिक हीट टर्म में एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू एन सी डेल्टा टी हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर पे एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा दोस्तों। अलग अलग टर्म पे अलग अलग चीजें आ जा रही हैं दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की, दुनिया जहां में कोई भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होती है एन सी वी डेल्टा टी ऑलवेज, समझ गए। लेकिन साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, क्यू की, एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, हीट की साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वर्क का यूज कर लिए, एनर्जी के भी आना चाहिए। हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, मान लीजिए एक सिस्टम है, अगर मैं इसे हीट दे रहा हूँ, मान लीजिए जैसे मैं हीट दे रहा हूँ, तब यहाँ पे क्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। एनर्जी क्या होगा, इसका हीट जो क्यू बराबर होगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर इसी से, ये सिस्टम है, इसी से हीट निकल रहा है, निकल रहा है, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो वहां पे जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो नेगेटिव आएगी दोस्तों। वहां पे साइन कैसे लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे दोस्तों, समझ गए। कभी कभी क्वेश्चन में दोस्तों डायरेक्ट साइन कन्वेंशन नहीं दिया रहता, वहां पे लैंग्वेज दिया रहता है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तब वहां पे आपको साइन कन्वेंशन आनी चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या बोलता है बेसिकली दोस्तों, जब से इंतजार कर रहे होगे कभी से कि यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्यों नहीं आया, जीरो लॉ बता दिए, सब कुछ बता दिए दोस्तों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक बताने से पहले सारा चीज बिल्डअप करना पड़ता है कि कौन सा टर्म क्या है। तो अब हम लोग इतना परिपक्व हो चुके हैं, अब हम लोग जान सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेसिकली बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किसके बेस पे, किस पे बेस्ड है दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व कराया गया है दोस्तों, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, समझ के। फिजिक्स में एनर्जी बराबर क्यू, डेल्टा क्यू बराबर होता है वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी, जबकि केमिस्ट्री में यही था, यू बराबर क्या था, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू प्लस क्यू था।
वहां पे क्या था, W प्लस क्यू था, समझ गए। वहां पे ये वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे ये। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आपको याद आ गया होगा तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को, तब साइन कन्वेंशन भी आ गया है। अब बहुत सारे ढेरों ढेरों सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, और आएंगे भी और आए हैं, तो उसे सॉल्व करिए और उसे आगे अपना जो एग्जाम है उस पे इससे गलत क्वेश्चन नहीं करिएगा, समझिए। आइए बात करते हैं इस टॉपिक से, नहीं क्वेश्चन गलत होना चाहिए। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोसेस। टाइप ऑफ प्रोसेस, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं। अभी जो अलग अलग प्रोसेस आ रहे थे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, अब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की या जो प्रोसेस है उनकी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहला जो प्रोसेस है आइसोबारिक है। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस दोस्तों बेसिकली वो होता है जहां पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट हो। जहां पे प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, प्रेशर समान। तो इस लॉ को कौन सा लॉ बोलते हैं? इसे भाई साहब चार्ल्स ने बताया था, तो इसलिए इनको नाम दे दिया है चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ, ठीक है। अगर प्रेशर, अब क्योंकि पीवी इक्वल टू एन आर टी है, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा कि नहीं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो V1 अपॉन में T1 बराबर V2 अपॉन में T2 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ये देखिए P और V का ग्राफ बनाए, प्रेशर कांस्टेंट है, V और T का ग्राफ बनाए, स्लोप ऐसे हो जाएगा। इसका स्लोप क्या होगा? प्रेशर आएगा, समझिए कि नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं सीपी की। सीपी की वैल्यू हम लोग ने पढ़ क्या है, एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर होता है, या गामा के टर्म में गामा आर इंटू गामा माइनस वन। अगर एन मोल के टर्म में है, एन गामा आर अपॉन में गामा माइनस वन होता है दोस्तों। अगर डेल्टा क्यू दिया है तो यहाँ पे क्योंकि प्रेशर के टर्म में आ गया है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा। अगर इंटरनल एनर्जी है तो एन सी बी डेल्टा ई। ये हमेशा चाहे आइसोकोरिक चाहे एडियाबैटिक चाहे जो ही प्रोसेस हो, वहां पे हमेशा एन सी बी डेल्टा टी ही लगेगा। और प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है तो वर्क डन फॉर्मूला आ जाएगा, वर्क बराबर पी इंटू डेल्टा वी आ जाएगा, समझ गए। अगर इन तीनों का रेशियो निकालें, वर्क हीट और इंटरनल एनर्जी का, तब वहां पे आएगा 1:f/2 + 1:f/2, समझ गए। ये रेशियो आएगा। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ गामा में निकाले तो 1:(-1 - 1) में गामा माइनस वन होता है। अगर रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन में डब्ल्यू निकालेंगे, तब गामा अपॉन में गामा माइनस वन होता है। या तो आप इसे याद कर लीजिए, या तो इसे निकालने की कोशिश कर लीजिए। अगर याद कर लेंगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्वेश्चन जो ऑप्शन में आएगा आप सीधा कर पाएंगे। कई बार अगर आप इसे रिवीजन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको इसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको पता हो गए हैं। आइए बात करते हैं सेकेंड लॉ की, सेकेंड प्रोसेस की, जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी था, एन आर टी था। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगी नहीं? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तब यहाँ पे पी और वी का जो रिलेशन आएगा ये से, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, या वी और टी का वॉल्यूम कांस्टेंट है, पी और टी का, इसका स्लोप आएगा वॉल्यूम, ठीक। अब इसको ये कौन भाई साहब बताए थे? ये गेल उशैक भाई साहब ने बताए थे। अब गेल उशैक भाई साहब बताए थे जब वो यहाँ से दुनिया से चले गए, इस धरती से चले गए, उनको हम लोग उनके नाम से जानने के लिए गेल उशैक लॉ बताने लगे। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? एक ये एक साइंटिस्ट दिए थे गेल उशैक लॉ, ठीक है। CV बराबर F/2 इंटू आर होता है, या CV बराबर, या इसी को लिख सकते हैं R अपॉन में गामा माइनस वन, या अगर एन टर्म के मोल के टर्म में दिया है तो एन आर गामा माइनस वन हो सकता है। अब यहाँ पे Q, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो यहाँ पे NCV डेल्टा टी, तो ये हमेशा ही रहेगा एनसीवी डेल्टा टी। और इंटरनल एनर्जी और वर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, वर्क कहाँ पे जीरो होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जीरो होता है। अब वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्यू बराबर होता है वर्क प्लस डेल्टा एनर्जी, डेल्टा इंटरनल एनर्जी। अब ये जीरो हो जाएगा तो यानी जो क्यू डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा दोस्तों, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। बी और टी का ग्राफ ऐसे आता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ गए होगे तो आइए आगे बात करते हैं ना, आइए बात आगे करते हैं ना। अब कौन सी बात करने की बचा है दोस्तों?
आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, जहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, जहां पे आपका टेम्परेचर, फिर से यही इक्वेशन लिखते हैं, पीवी बराबर होता है एन आर डेल्टा टी, एन और डेल्टा टी। अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा नहीं, या पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगी नहीं। आई होप समझ गए होंगे। अब क्योंकि ये बॉयल्स जी बताए थे, तीसरी इसका नाम पड़ जाएगा बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल को कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। इसका ऐसे ग्राफ बनता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टू ऊपर है, टी वन नीचे होगा, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। और वी और टी का जो ये आइसोथर्मल पे है, ये भी आइसोथर्मल का ग्राफ हो गया। यहाँ पे C बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्योंकि जीरो हो गया है तो यहाँ पे C जो होगा इनफाइनाइट आएगा। तो इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनल एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि ये जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इंटरनल एनर्जी अगर जीरो हो गया है तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो यानी वर्क मतलब जो हीट है, हीट डेल्टा क्यू बराबर होगा किसके, वर्क के बराबर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। आइसोथर्मल का जो वर्क डन आता है दोस्तों, एक नया फॉर्मूला यहाँ पे इजाद हुआ है। जब इसे बहुत सारा इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके निकालेंगे तो वर्क बराबर 2.303 एन आर टी लॉग 10 की पावर V2 अपॉन में V1 हो जाता है। क्या बोल गया मैंने, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहां पे वर्क अगर V2 और V1 चेंज हो रहा है वॉल्यूम, तो वहां पे निकाल सकते हैं 2.303 nRT लॉग लॉग 10 की पावर V2 अपॉन में V1। V2 क्या है, बड़ा वॉल्यूम, V1 क्या है, छोटा वॉल्यूम, ऐसे कर सकते हो। अगर अगर इसके टर्म में नहीं कर सकते हो दोस्तों, तब यहाँ पे पी के टर्म में भी लिख सकते हो। वर्क बराबर 2.303 nRT लॉग P1 हो जाएगा, P1 अपॉन में P2 हो जाएगा, P1 अपॉन में P2। ये दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों दूसरा पेन से, हाँ यहाँ पे ये पेन से लिखता हूँ, P2 अपॉन सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ही गलत हो जाएगा, P1 अपॉन में P1 अपॉन में P2 हो जाएगा, लॉग P1 अपॉन में P2 हो जाएगा। यहाँ पे V2 अपॉन में V1, यहाँ पे P1 अपॉन में P2 हो जाता है दोस्तों, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए, आइए नया प्रोसेस की बात करते हैं ना। नया प्रोसेस है अपना क्या, कौन सा दोस्तों, आइए पीला कलर ले लेते हैं, क्या पीला कलर चलेगा, नहीं इस पे नहीं चल जाएगा, कोई और डिफरेंट कलर देखिए ना, बढ़िया सा ग्रीन कलर लेते हैं, हाँ ग्रीन कलर से बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे चेंज इन हीट जो होता है, हीट जो होता है वो जीरो हो जाता है, चेंज इन हीट जो होता है वो जीरो हो जाता है। अगर वो जीरो हो गया दोस्तों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जब अप्लाई करोगे, यहाँ पे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करो, क्यू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब क्यू जीरो हो गया है तो डब्ल्यू बराबर हो सकता है, माइनस में डेल्टा यू के, इंटरनल एनर्जी के बराबर। यह इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस में डब्ल्यू के, समझ गए, आई होप समझ गए होगी, आई होप समझ गए होगी। आगे बात करते हैं इसी पे दोस्तों। इसी का एक कुछ फॉर्मूला आता है, यहाँ पे देखेंगे, पी वी की पावर गामा कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम में जब एक बार पी और वी का रिलेशन आ गया, पी वी की पावर गामा कांस्टेंट हो गया, तो साइंटिस्टों ने और नहीं माना तो कहा गया और निकालते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाल दिए। टेम्परेचर वॉल्यूम वी टी वी गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, टी वी वी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है। और प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन भी निकाल दिए, कहे छोड़े कि नहीं कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकालेंगे। प्रेशर और टेम्परेचर का जब रिलेशन निकाले तो पी की पावर वन माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा कांस्टेंट होता है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। पी और वी का जब स्लोप निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे पी डीपी बाई डीवी, यहाँ पे माइनस गामा अपॉन में वी आ जाता है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। इसका स्लोप याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ज्यादा होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्म का, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ज्यादा होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का, ये आपको पता होना चाहिए, इसका ज्यादा स्टीपर होता है। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालेंगे तो ये आइसोथर्मल है और ये है एडियाबैटिक, जो नीचे वाला रहेगा वो एडियाबैटिक, जो ऊपर वाला रहेगा आइसोथर्मल रहेगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिएंगे एक तीन तीन मॉलिक्यूल लिए गए हैं,
एक्स एक्स वाई जेड, यहाँ पे दिया है एक्स वाई जेड, विच वन इज द हीलियम और विच वन इज हाइड्रोजन, विच वन इज द SO2। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गामा बराबर, गामा किसका होता है ज्यादा, गामा मोनोटॉमिक का ज्यादा होता है, फिर इसके बाद डायटोमिक का होता है, फिर इसके बाद पॉलीटॉमिक का होता है। तो मोनोटॉमिक का ज्यादा होने की वजह से हीलियम यहाँ पे नीचे लाई करेगा, फिर डायटोमिक है, फिर पॉलीटॉमिक का आएगा। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बात करते हैं एक नया पॉइंट की, एक नया पॉइंट की, एक नया पॉइंट की। उस पॉइंट का नाम है दोस्तों क्या, नोड पॉइंट है। नोड पॉइंट क्या बोलता है, इन एडियाबैटिक हीट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी एब्जॉर्ब। बहुत बात बढ़िया। अगर एक एडियाबैटिक सिस्टम है दोस्तों, एडियाबैटिक सिस्टम में, एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट रिलीज होगा ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा। समझ के, आई होप यहां तक समझ गए होंगे। अगर यहां तक समझ गए हो तो आइए आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं, क्या बात करेंगे, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। अब अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर हम उसे फुला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वहां पे वर्क डन ऑफ आइसोबारिक सबसे ज्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल का होगा, फिर एडियाबैटिक होगा, फिर आइसोकोरिक का होगा। पी और बी का ग्राफ देखिए, आइसोबारिक ये है, फिर आइसोथर्म है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का दोनों केस में कंप्रेशन है, कंप्रेशन या कंप्रेशन या एक्सपेंशन में, दोनों केस में क्या होगा, आइसोकोरिक का सबसे कम होगा, लेकिन वहां पे एडियाबैटिक या उसमें चेंज हो जाता है। एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा किसका होगा वर्क डन, आइसोबारिक का, फिर इसके बाद आता है आइसोथर्मल का, फिर इसके बाद एडियाबैटिक का, फिर इसके बाद आइसोकोरिक। कंप्रेशन कर रहे हैं, जब इसे हम दबा रहे हैं, जब इसे पचका रहे हैं, तब वहां पे क्या होगा, तो वर्क डन एडियाबैटिक का सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे वर्क डन एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर आएगा आइसोबारिक, फिर किसका आएगा आइसोबारिक, और फिर लास्ट में आएगा आइसोकोरिक का। वर्क निकालना है तो एरिया अंडर ग्राफ निकाल सकते हो, ये तो कई बार बता दिया है। आइए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो क्या बात करेंगे, पहले ताला को तोड़ेंगे और जादू से इसे जूम कर लेंगे। जूम कर लिया तो आइए बात करते हैं, बात करते हैं दोस्तों किसकी, हीट इंजन की। हीट इंजन एक बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, जो मैं थंबनेल में भी लगाया हीट इंजन का। यहाँ पे देखिए हीट इंजन क्या है। अब बेसिकली जो साइंटिस्टों ने यहाँ पे जब इजाद किया तब हीट इंजन बनाना शुरू किया। हीट इंजन क्या है, डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, जब हीट से वर्क में कन्वर्ट किया वही है हीट इंजन। जैसे एक सोर्स है दोस्तों, और यहाँ पे इंजन लगा हो तो यहाँ पे एक सिंक है, ठीक है। अब सोर्स से इनपुट हीट दिया जा रहा है तो वर्क इससे कराया जा रहा है, तो फिर क्यों, अब कुछ वर्क, कुछ हीट दिया जा रहा है, उस हीट से कुछ वर्क किया जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कुछ हीट से डायरेक्ट जो हीट दे रहे हैं वो 100% कन्वर्ट करेगा वर्क में, नहीं, कुछ हीट जो है मतलब कुछ जितना उसको चाहिए लेगा, और जितना नहीं चाहिए, जितना एक्स्ट्रा है उसको आगे दे देगा, सिंक में दे देगा, फिर इसको लेके ऐसे चलता रहेगा। यही कारनोट हीट इंजन का साइकिल भी चलता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे है वर्क बराबर होता है, यहाँ पे अगर करेंगे वर्क, अगर वर्क निकालेंगे तो Q1, क्योंकि इसका हीट ज्यादा है, Q1 माइनस Q2 कर लेंगे तो वर्क आ जाएगा। इफिशियंसी पूछता है दोस्तों, इसका वर्क नहीं पूछेगा, इफिशियंसी पूछता है। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, आउटपुट अपॉन में इनपुट। आउटपुट क्या था, वर्क दिया, और इनपुट क्या है, एनर्जी। इनपुट दिया ये, इनपुट दिया ये, आउटपुट ये हुआ, ठीक है। आउटपुट में Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। Q2 क्या है, सिंक, और Q1 क्या है, सोर्स। सिंक ऐसे बनो, 1 माइनस सिंक अपॉन में सोर्स, 1 माइनस सिंक, 1 माइनस, अरे यार चल जा, सिंक अपॉन में सोर्स, ऐसा याद कर सकते हो, सोर्स, समझ गए, 1 अपॉन में सिंक माइनस सोर्स, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहां तक समझ गए होगे। अगर यहां समझ गए तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात खत्म हो जाती है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, कैल्विन प्लैंक, नो प्रोसेस इज पॉसिबल व्हेन होल, no process is possible whose sole result in the absorption of heat from of reservoir and the complete conservation of heat into work। दोस्तों यही, कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये कि ऐसा, मतलब जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक था, ये कहता था कि सारे जो हीट है वो कन्वर्ट हो जा रहा है एग्जैक्टली 100% ऑफ वर्क में। ऐसा नहीं होता दोस्तों, 100% ऑफ हीट कन्वर्ट नहीं होगा वर्क में, ये तो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो जब प्रैक्टिकल बात, जब सेकंड लॉ, इसी को सेकंड लॉ बना दिया गया है, प्रैक्टिकल बात को सेकंड लॉ बताया गया है, ठीक है।
कि सभी हीट कन्वर्ट नहीं होगा किसमें, वर्क में, ठीक है। तो कुछ हीट जो है सिंक में चला जाएगा, समझ गए। ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, सही बात है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। अब इसी से आता है कार्नोट हीट इंजन दोस्तों। कार्नोट हीट इंजन की बात कर लेते हैं। आइडियल गैस, नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, कोई हीट इंजन नहीं ऑपरेट करेगा सेम टेम्परेचर पे T1 एंड T2 पे, कैन हैव इफिशियंसी मोर देन कार्नोट हीट इंजन, किसी का ही कार्नोट हीट इंजन से ज्यादा इफिशियंसी नहीं हो सकता है, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, फोर टाइप ऑफ कार्नोट हीट इंजन, चार तरह के कार्नोट हीट इंजन थे। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक्सपेंड कर रहा है तो हीट गिवन टू द सिस्टम, उस जगह क्या होगा, सिस्टम को हीट देना, मान लीजिए सिस्टम है उसको हीट देना पड़ेगा तब वहां पे वर्क होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है, समझ रहे हो। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन टेम्परेचर कांस्टेंट और उसे कंप्रेस कर रहे हैं तो वहां पे इंटरनल एनर्जी जीरो, तो हीट क्या हो जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा, इंटरनल कंप्रेशन के हीट के बराबर। हीट रिलीज बाय द सिस्टम, अब यहां से क्या होगा, हीट सिस्टम से रिलीज होगा दोस्तों, सिस्टम से हीट रिलीज होगा, यहाँ पे क्यू किसा है, निगेटिव आएगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्यू बराबर जीरो हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बना है पीवी का, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इफिशियंसी मैक्सिमम, इफिशियंसी मैक्सिमम कब हो सकती है, जब Q2 अपॉन में Q1 बराबर T2 अपॉन में T1 हो जाए। ओनली वैलिड फॉर कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन के लिए वैलिड होता है, इससे ज्यादा इफिशियंसी किसी की नहीं हो सकती, समझिए। इफिशियंसी बराबर यहाँ पे निकालते हैं 1 माइनस T2 अपॉन में T1। T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर, और T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर फॉर द कार्नोट हीट इंजन। दोस्तों अब आइए रेफ्रिजरेटर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर दोस्तों सिलेबस से हट गया है, लेकिन बात कर लेते हैं, बात करने में क्या जा रहा है। रिवर्स ऑफ कार्नोट हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर क्या है, कार्नोट इंजन का रिवर्स है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे Q1 जो होता है, जो सोर्स होता है, यहाँ पे समझ लीजिए ये है Q2, सिंक से जाता है, फिर वर्क होता है, फिर जब Q1 के सोर्स पास चला जाता है, Q1 बराबर होता है क्यू डब्ल्यू प्लस Q2। अब क्या होता है, आप रेफ्रिजरेटर देखो, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, फ्रिज में दो जाओगे दोस्तों तो वहां पे भी या रिवर्स ऑफ कार्नोट हीट इंजन चलेगा, ठीक है। वहां पे वर्क बराबर आएगा Q1 माइनस Q2 आएगा। यहाँ पे जब निकालेंगे के की वैल्यू T1, के यहाँ पे एफिशिएंसी को डिनोट करेगा T2 अपॉन में T1 माइनस T2, 1 माइनस एफिशिएंसी अपॉन एफिशिएंसी, तो यहाँ पे Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये इसको डिटेल में नहीं पढ़ना दोस्तों, अगर फॉर्मूला याद करना हो तो याद कर लीजिए, बस यही बता रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर जो होता है रिवर्स ऑफ कार्नोट हीट इंजन का होता है। आई होप समझ गए हो गए। आइए आगे बात करते हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लग रहा था हम इसलिए यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। एक प्रेशर और वॉल्यूम का ये दिया था, यहाँ पे थ्री पी था, यहाँ पी नॉट था, यहाँ वी था, थ्री वी नॉट था। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, डब्ल्यू बराबर माइनस में पाइप R1 इंटू R2, R1 को लिख सकते हैं डेल्टा पी अपन में डेल्टा वी, या इसी की जब रिलेशन करेंगे डेल्टा वी डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन में V2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे जब निकालेंगे फॉर्मूला तो ये आंसर आ जाएगा। डेल्टा पी को लिख सकते हैं थ्री पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन में टू, टू किसका, यहाँ पे थ्री माइनस टू, और यहाँ पे डेल्टा वी को लिख सकते हैं थ्री वी माइनस वी अपॉन में टू। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों 22 अपॉन माइनस में 22 अपॉन में 7 पी वी और नॉट आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करा दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ तक आ गए हो तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब क्या करना है आपको, पढ़ने के बाद बेसिकली आपको करना क्या होता है, वही अगर रिवीजन कर लिए हो तो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगा के अपना जो भी एग्जाम है उसे क्रैक कर लो। क्रैक करना आसान है, टीचर लोग तो बताते हैं, तो आप उसे एग्जाम को पार कर सकते हो हर्डल को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे हम आपको प्यारा सा
थैंक यू देना चाहेंगे दोस्तों, प्यारा सा क्या देना चाहेंगे, थैंक यू देना चाहेंगे। और एक प्यारी सी आपको स्माइल देना चाहेंगे दोस्तों, प्यारी सी क्या देना चाहेंगे, स्माइल भी देना चाहेंगे। ठीक है, लीजिए मैं प्यारी सी आपको स्माइल भी दे दिया हूँ। और आप ऐसे पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कोई टेंशन लेने का नहीं, आगे बढ़ते रहिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।